अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। वार एस.जे. राइट्स किस्त नंबर 2। खाने के बाद ओकाशा ने हुनैन से बात की थी। हनी, तुम्हें नहीं लगता कि पाशा भाई कुछ अजीब है? हैं तो, उसने अपनी राय दी। लेकिन हमें क्या, हम तो कल चले जाएंगे। हम फिर भी तुम इनसे दूर रहो। हुनैन ने एक नज़र उसे देखा था। तुम मुझे लेकर इतने इनसिक्योर क्यों हो? नहीं, ऐसे ही कह रहा था। कज़न हो तुम मेरी। रात को खाने के वक्त टेबल पर सब मौजूद थे सवाए दुरान मलिक के। कभी पाशा नहीं होता था तो कभी दुरान अंकल नहीं होते। ओकाशा सिर्फ सोच सका। डिनर बहुत खामोशी से हो रहा था। पाशा की नज़रें आज भी सिर्फ हुनैन पर टिकी थी। हुनैन से खाना मुश्किल हो गया था। हुनैन, ये लो। पाशा ने एक डिश उसके सामने की। जी पाशा भाई। अल्लाह अल्लाह करके हुनैन ने डिनर किया और डिनर के बाद सब कमरे में जा चुके थे। लेकिन मरियम और हुनैन हाल में ही बैठी थी और ओकाशा कमरे में था। पाशा ने एक नज़र दोनों को देखा था। हुनैन और मरियम, एक शैतानी चमक। मरियम, पाशा ने मरियम को आवाज़ दी। मरियम, तुम्हारी दोस्त का फ़ोन है। तुम बैठो, मैं बस अभी आई। मौका अच्छा है। पाशा का इरादा सिर्फ बात करने का था। हुनैन, उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। जी पाशा भाई। वो यकटक उसे ही देख रहा था। मुझे जाना चाहिए। वो जाने के लिए उठी। जैसे ही जाने लगी पाशा ने उसकी कलाई थाम ली। हुनैन ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा। पाशा भाई, मेरा हाथ छोड़े। वो बौखला सी गई। क्यों? पाशा जैसा मजबूत इंसान भी बहक रहा था। हनी, ओकाशा की आवाज़ ने इस पंछी को बचाया था। पाशा ने नागवार नज़रों से उसे देखा। हनी, मामा की कॉल है। और हुनैन को मौके की ही तलाश थी। हुनैन तो जा चुकी थी लेकिन ओकाशा की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। पाशा, आइंदा अगर तुमने हुनैन की तरफ देखा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस हक से कह रहे हो? बहन है तुम्हारी? नहीं, कज़न है मेरी। आइंदा। वो बात काट गया था। कज़न तो वो मेरी भी है। तो सिर्फ कज़न समझो। वो सिर्फ ओकाशा वारिस मलिक की है। बहुत कुछ बार करवाया गया और खुशफहमी से भी दूर रखा गया। ये बात कहकर वो रुका नहीं था बल्कि लंबे लंबे कदम उठाता चलता चला गया। काशी को सिर्फ शक था कि कहीं पाशा का ताल्लुक उस गैंग से तो नहीं। उसने ख्याल के तहत फ़ोन निकाला और सारम को मिलाया। हेलो सारम, एक नंबर सेंड करता हूँ, उसे ट्रेस करो और बताओ 2 दिन पहले से लेकर अब तक वो कहाँ कहाँ था। जी सर। फ़ोन काट दिया क्या? वो बहुत कुछ सोच रहा था। वो यहाँ से जाने से पहले एक सुराग हासिल कर लेना चाहता था। वो यहाँ पाशा को मुजरिम समझकर पकड़ने नहीं आया था बल्कि ये सब जो हो रहा था, पाशा की तहकीक, नामालूम मुजरिम की तलाश, ये सब इस वक्त गैर इरादी तौर पर हो रहा था। ठीक आधे घंटे बाद सारिम कॉलिंग। हाँ सारिम बोलो। सर, हमने ट्रेस कर लिया। 2 दिन पहले वो एग्जैक्ट वही लोकेशन पर बता रहा है जहाँ मर्डर हुआ था। कत्ल हुआ है ये तो कंफर्म है, लेकिन कातिल और डेड बॉडी तो नहीं मिली थी सर। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ कत्ल हुआ था सर। कोई तो सबूत, कोई तो निशान, कुछ तो होना चाहिए सर। क्या कह सकते हैं अभी? ठीक है। उसने बेचैनी के आलम में फ़ोन काट दिया था। क्या पाशा ही वो कातिल था या डेड बॉडी को निकालने वाला पाशा था? ये फिर दोनों ही नहीं। अगर नहीं तो उस दिन पाशा का हाल, खून, ब्लेड, वो वो सब क्या था? क्या पता पाशा उस गैंग का सिर्फ एक हिस्सा हो। ये भी हो सकता है कि पाशा एक कातिल हो। वो एक वकील था और वकील बन के सारे रिश्ते सारे नाते साइड पर रखकर वो गहरी सोच में डूब के सोच रहा था। बहुत सी सोचें थी जो इस पर हावी थी, लेकिन हल किसी का भी नहीं था। वक्त शुरू हो चुका था। अब कड़ियां मिलने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ वक्त दरकार था। कल सुबह यहाँ से वो जाने वाला था। बहुत कुछ ले जाना और बहुत कुछ छोड़ जाना बाकी था, लेकिन इन सब में वो हुनैन को शामिल हरगिज़ नहीं करना चाहता था। वह जल्द अज जल्द अब रिश्ते को अपना नाम देना चाहता था। एक हक अब वो हासिल करना चाहता था ताकि वो हुनैन को कहीं महफूज कर सके। बस यही सब सोचते सोचते कब इसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। हुनैन, क्या हो तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही नज़र में मैं तुम्हारा असीर हो जाऊंगा। अब तुम पाशा तुरान मलिक की हो। अब तुम चाहो भी तो मुझसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। जल्द या बदेर तुम पर हक सिर्फ पाशा का होगा। तुम पे हुकूमत सिर्फ पाशा की है और पाशा की ही होनी चाहिए। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है और तुम अब से सिर्फ मेरी हो। और यही वो वक्त था जब शैतान ने बद जहन को और बद कर दिया था। बुराई और सच्चाई दोनों का वक्त शुरू हो चुका था। हुनैन मलिक, अब तुम सिर्फ और सिर्फ पाशा मलिक की हो। अगर तुमने खुद मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये दरिंदा तुम्हें खुद अपने हाथों से मार देगा।
और अगर तुमको किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो वो अपनी मौत अपनी आंखों से देखेगा, सब से भयानक। और फिर सेला वो भी मोहब्बत का छीनना तो नहीं चाहता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी पाने के लिए कुछ खोना ना पड़े? काशी, आखिर तुम कब करोगी मुझसे इजहार मोहब्बत? तुम मुझ पर अपना हक कब जताओगे? तुम जानते हो, अब ये इंतज़ार जानलेवा हो गया है। अब वक्त आ गया है मुझ पे ओकाशा मलिक की मोहर लगने का। जाने वो कब तक और यूं चांद से बातें करेगी, यूं हाले दिल सुनाएगी। तेरे इश्क की है जुस्तजू, तेरी कुर्बतों का सवाल है। मेरी सांस है जो रवा रवा, तेरी चाहतों का कमाल है। क्या मेरे हिस्से में सिर्फ अज़ियतें ही दिखी हैं? क्या कभी मेरे हिस्से में कोई खुशी नहीं आएगी? क्या मैं खुशी का जायका चखे बगैर ही मौत की कड़वाहट चखूंगा? आखिर क्यों? क्यों खुदाया? दुख से आवाज़ भर आ गई। वो बालकनी में बैठा, तन्हाई में से आंखों वाला मर्द जो बेख्वाबी के असर में था, वो जिसको कभी खुशी का दरवाज़ा नहीं मिला था, वो जिसके रास्ते कांटों से भरे थे, वो जिसकी मंजिल लापता थी, वो जिसने हर उस शख्स को खो दिया जो इसके करीब था, वो जिसने अजियत ही अजियत काटी थी, वो शख्स इस तहज्जुद के वक्त खुदा से महव गुफ्तगू था। क्या ऐसे शख्स अल्लाह को प्यारे नहीं होते? क्या ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? क्या ऐसे लोगों का दिल दुखाने के बाद खुदा का सामना आसानी से हो जाता है? क्या ऐसा शख्स किसी को बर्बाद कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ऐसे शख्स के हिस्से में कभी खुदा ने खुशी नहीं लिखी थी? क्या ऐसा हो सकता है भला? खुदा ने इस शख्स को चुना था जो मोहब्बत के काबिल था, वो इस मयार के काबिल था। अब ये आजमाइशें थी, सिला तो भी बाकी था। वो तो हमेशा खैर लाती है जो ताखीर खुदा की तरफ से होती है। और फिर वो स्या आंखों वाला मर्द अजियतों में घिरा एक बार फिर अपने सबर पर वापस लौट गया था। और फिर ये जहान तो रंगीन रंगों से ही उलझा हुआ है। बेटा, आते जाते रहा करो, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। दुरान अंकल ओकाशा और हुनैन से अलविदाई कलमातत कह रहे थे। हाँ हुनैन, बहुत अच्छा लगा कि तुम आए। मैं बोर नहीं हुई कुछ दिन। क्या तुम? हाँ मरियम, हम फिर आएंगे, फिक्र ना करो, ओकाशा ने इस इमोशनल ड्रामे का एंड करते हुए कहा। हाँ ज़रूर। मरियम भी खामोश हो गई। चलो ओकाशा, फिर आना, तुम लोग, बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर पाशा ओकाशा के बगल गिर हुआ था, जो बहुत लिया दिया सा था। और हुनैन, क्या तुम अपने कज़न से हाथ नहीं मिलाओगी? हुनैन ने एक नज़र ओकाशा को देखा था जो लाल हो रहा था। नहीं पाशा भाई, सब ने एकदम हुनैन को देखा था जो गड़बड़ा गई थी। मेरा मतलब मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ, इसलिए अलविदा नहीं कहना चाहती। चलें फूफू, अपना ख्याल रखिएगा। वह मौजू ही बदल गई थी जबकि पाशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओकाशा के चेहरे पर इत्मीनान था। उसने एक जताती नज़र पाशा पर डाली और अलविदा कहकर वहाँ से निकल आए। गाड़ी भी कुछ ही चली थी कि ओकाशा ने गहरी नज़रों से हुनैन को देखा था। क्या देख रहे हो ओकाशी? अंदाज नॉर्मल था। कुछ नहीं, बस सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? हुनैन ने एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर चेहरा उसकी तरफ करके पूछा था कि ज़िंदगी तुम्हारे बगैर और तुम्हारे साथ कैसे गुजरेगी? मेरे बगैर क्यों? हाँ, ऐसे ही गुजर जाएगी जैसे अब गुजर रही है। उसने जैसे उसकी कोई मुश्किल हल करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है? ओकाशा गंभीर लहजे में बोला था। क्या? तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो और समझदार भी। ये तारीफ थी या तबसरा? हुनैन ने पूछा था। जो तुम समझो। जो मैं समझूं? हाँ। और मैं एक बात बताऊं? जी ज़रूर, एक नहीं दो बताएं। अभी एक ही ठीक है। अच्छा बताओ, तुम पहले से ज़्यादा बोरिंग हो चुके हो। ये तारीफ थी या तबसरा? ओकाशा ने उसी के अंदाज में पूछा था। ना तारीफ, ना तबसरा। तो फिर? ये तुम्हारी बुराई थी। ये सुनने की देर थी कि वो कहकहा लगा के हंस पड़ा। मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो? हुनैन ने कहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी बुराई में भी अपना ये झलकती है। अब ये क्या था? ये एक आशिक शायर का फ़लसफ़ा था। तुम कब से शायरों के लतीफ़े पढ़ने लगे? हुनैन ने मज़ाक में बात उड़ाई थी। मैं क्या अभी 9th में हूँ जो शायरों के लतीफ़े तुम्हें सुनाऊँगा? खैर, एक गज़ल ज़रूर सुनाऊँगा जो तुम्हें अच्छी भी लगेगी। इतना यकीन? हुनैन ने आईब्रो उठा के पूछा। हाँ, मुझे यकीन है। अच्छा, अर्ज़ करता हूँ। इरशाद इरशाद, तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ, यहाँ बैठो। कुछ गज़लें सुनाता हूँ, यहाँ बैठो। क्या कहा? वो चाँद पसंद है तुमको? अच्छा, उतार के लाता हूँ, यहाँ बैठो। अच्छा, डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। अच्छा, सीने से लगाता हूँ, यहाँ बैठो।
आखिरी मिसरे पर वो झीम सी गई थी। गाल लाल हो रहे थे। कुछ रंग मोहब्बत और कुछ रंग हया के थे, जिसे इसका काशी बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और वो बेचारी नर्वस हो गई थी। ओह, तो तुम शर्माती भी हो? मुझे तो लगा तुम्हें शर्माना आता ही नहीं। काशी में मैं सच में तुम्हारा खून कर दूंगी। वो जानती थी कि वो उसका ध्यान भटका रहा था। तुम्हें तो मेरा खून भी माफ़ है डियर कज़न। अच्छा अच्छा, बस अब गाड़ी चलाओ, हमें घर जल्दी पहुंचना है। वो थोड़े हक से और थोड़े रौब से बोली थी। अच्छा जी आलिया। चेहरा मुड़ के वो हल्का सा मुस्कुराई थी और उधर पाशा का मुस्कुराया था, बिल्कुल हल्का सा, जिससे उसका चेहरा काफ़ी पुरकशिश लगता था। अनावी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बहुत जचती थी। यूं जताया कर हक मुझ पे। अच्छा लगता है ये अंदाज़े मोहब्बत मुझे। यहाँ की बातें करते करते वो घर पहुंचे थे। कमबख्त ये वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है। बाबा, आओ बरखुरदार। और कैसा गुजरा वक्त वहाँ? बारी साहब के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत घुली थी। सब ठीक था बाबा, और फूफा आपको सलाम कह रही थी। वसलाम। तबीयत कैसी थी कशिश की? पहले से काफ़ी बेहतर है, बहरहाल इलाज चल रहा है। चलो खैर। बाबा बोलो। बाबा, मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। बेटे का संजीदा चेहरा देखकर वारिस साहब भी संजीदा हो गए। कहो काशा। यूँ बाप के आगे तमहीद बांधने के बाप को शर्मिंदा नहीं किया करते। तुम बिला झिझक कहो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। वकाशा के चेहरे पर अब थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून था। जी बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराए थे। शादी के लिए एक अदल लड़की की ज़रूरत होती है। लड़की तो है बाबा। क्या किसी को पसंद करते हो? उन्होंने अंदाज़ा लगाया। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे बता सकती हैं कि पाशा मलिक का कैबिन किस तरफ है? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? जी, उनसे मेरी एक मीटिंग है। उनसे कहें कि इनका न्यू बिज़नेस पार्टनर आया है। जी सर, आप वेट करें। ओके सर, आपको अंदर बुलाया गया है। यहाँ से लेफ़्ट हो, सामने उनका ऑफिस है। ओके। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक, यकलफ्ज़ी जवाब। मीटिंग शुरू करते हैं। उससे आंखों वाले मर्द ने ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा और ये ठीक आधे घंटे की मीटिंग हुई। स्याह आंखों वाला नौजवान उसके ऑफिस की एक एक चीज़ असबर कर रहा था। ये एक फॉर्मल सी मीटिंग थी जो खुशगवार से गुजर गई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पाशा दुरान मलिक। एक खिंचाव था जो दोनों में मौजूद था। जाते जाते उसकी नज़र वॉलपेपर पर लगी एक तहरीर पर लगी, जिसे पढ़कर वो सर झटक कर चला गया। और जानते हो वो तहरीर क्या थी? मौत का इश्क ज़िंदगी, और साथ में एक टैटू कुनिंदा था, जो कि ठीक पाशा के बाएं हाथ पर भी मौजूद था। और शैतानों के निशानात अक्सर खैर नहीं लाया करते। तानिया, तानिया कहाँ हो यार? थोड़ी सी हेल्प ही कर दो। वो किचन से आती तानिया को आवाज़ें दे रही थी। कर दो ना हेल्प। शेफ़ों की मदद मांग रही हो? कमरे से ही तानिया की आवाज़ आई थी। कर दो ना यार थोड़ी, छोटी बहन हो मेरी। तानिया उठ के कमरे से बाहर अब किचन में आई थी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। तानिया उसके साथ ही अब किचन में मसरूफ़ हो गई थी। अब इन दोनों को कुछ मिनट ही गुजरे थे। हुनैन, हुनैन। जी चाची। परवीन चाची किचन में दाखिल हुई थी। हुनैन, 2 कप कॉफ़ी बना के ज़रा स्टडी रूम में दे आओ। ओकाशा और उसके पापा न जाने कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जाओ ज़रा। वो कहकर चली गई थी। अब तुम जाओ हुनैन, अब मैं यहाँ बिज़ी हो चुकी हूँ। तानिया ने दोनों हाथ खड़े किए थे। जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर? वारिस साहब ने पूछा था। कॉफ़ी लाते हुए हुनैन के कदम थम गए थे। वो ना चाहते हुए भी सुनने के लिए खड़ी हो गई थी। हाँ बाबा, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे इश्क करता हूँ, और अब बस और इंतज़ार नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी हुनैन के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। आकाशा ने कभी कोई वादा, कोई आसरा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी। धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बाप के सामने कैसे भी शर्मों की तरह इजहार कर रहे हो? है कौन वो? वारिस साहब ने भी अब जैसे तजस्सुस से पूछा था। बाबा, आप जानते हैं। कौन? हुनैन नज़र मलिक। क्या सच में? वारिस साहब ने तस्दीक चाही। तुम हुनैन को मेरी बहू बनाना चाहते हो? क्या आपको कोई एतराज़ है? एतराज़ तो है बेटा जी। तुमने अब तक ये बात क्यों छुपाई? मेरी दिली ख्वाहिश थी ये। मैं अभी नज़र से बात करता हूँ। अभी नहीं बाबा, वो बेख्तियार बोला था। कुछ दिन बाद मैं अभी खुद हुनैन को बताना चाहता हूँ। बाहर हुनैन के लिए चलना मुश्किल हो गया था। वह चेहरे पर ऐसे तासुरात लेकर आई जैसे अनजान हो। चाचू, आओ हुनैन। वो किन नज़रों से हुनैन को देख रहे थे, ये हुनैन बाखूबी महसूस कर सकती थी। ये कॉफ़ी आपके लिए, उसने जैसे आने की वजह पेश की। बहुत शुक्रिया बेटा, चाचू ने प्यार से कहा था। जी,
वो ये कहकर रुकी नहीं थी, कमरे में आ गई थी। किचन में क्या पका रही थी सब भूल गई थी। याद था तो इतना कि ओकाशा क्या कह रहा था। दिल था कि काबू में नहीं आ रहा था। वो खुशी से झूम रही थी। आखिर वो दिन अब करीब थे जब उसके सजे ख्वाब पूरे होने वाले थे। दिल अलग ही तरीके से धड़क रहा था। वो खुद को जैसे आसमान पर घूमता हुआ महसूस कर रही थी। खुशी से गोल गोल घूम रही थी। दुपट्टा बेड पर गिरा था जब दरवाज़ा खटखटाया गया। जी। वो जल्दी से दुपट्टा लेने लगी। जल्दी जल्दी दरवाजे के पास हुई, दरवाज़ा खोला। आकाशा सामने खड़ा था। डियर कज़न। आकाशा ने जैसे मक्खन लगाया था। एक काम था। हाँ कहो। मेरी ये शर्ट प्रेस कर दो, मुझे मीटिंग में जाना है। अच्छा। वो बिना चूं चढ़ा मान गई। आकाशा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि वो उसके काम नहीं करती थी, बल्कि सब काम वही करती थी, लेकिन 100 बातें सुनाना भी अपना फर्ज समझती थी। हनी। आकाशा उसके सामने आया। हाँ। चलते कदमों को ब्रेक लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो बाकायदा पेशानी छू गया। क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। आज बिना बहस के ही मान गई तो मुझे लगा। जुमला अधूरा छोड़ गया। मुझे लगा। हुनैन ने पूछा था कि तुम्हारे इस दिमाग में कुछ लग गया है। उसने 2 उंगलियां उसके सर पर मारी थी। हुनैन ने उसे देखा था। तुम्हें इज्जत रास नहीं है ना? फिर जाओ, मैं नहीं करती, किसी और से कहो। अच्छा अच्छा, सॉरी। आकाशा जल्दी से बोला था। वो दोबारा कोई बात किए बगैर उसके हाथ से शर्ट लेकर इस्त्री करने लगी। वो पीछे मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरता रह गया। क्या बनेगा मेरा? मीटिंग के बाद आकाशा सारम और बाकी लोगों से मिलने गया था, जो प्रोजेक्ट फाइंडिंग का हिस्से का था। सारम एक 18 ग्रेड का एजेंट था। लाइक 23 ग्रेड का एजेंट, और वली जो एक वकील होने के साथ साथ एजेंट भी था। और इन सब का लीडर आकाशा मलिक था, जिसे प्रोजेक्ट फाइंडिंग का हिस्सा बनाया गया था। हाँ तो मीटिंग शुरू की जाए। आकाशा ने बेहद संजीदगी से कहा था। सारम, क्या इन्फॉर्मेशन है? वह इस वक्त बड़े से कमरे में मौजूद थे। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी। सर, हम सुराग लगा रहे हैं। उन सब जगहों पर गए जहाँ जहाँ पिछले 2 साल से कत्ल हुए, लेकिन वहाँ सब जगह पर कत्ल का नामो निशान नहीं है। जैसे कोई आम जगह हो, जैसे ये हमें लोकेशन दिखा के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की हो। अब बोलने वाला लाइक था। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हर इलाके जहाँ जहाँ मर्डर हुए सब जगह एक जैसी है। इसका तरीका हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब बोलने वाला वली था। एग्जैक्टली। क्या तुम में से किसी को इन सब गैंग सामने बहुत से क्रिमिनल की तस्वीर थी, उनकी तरफ इशारा किया? इनमें से किसी पर शक है? सर, हमने सब पर रिसर्च की है, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब इनमें शामिल नहीं, इन सब के पीछे कोई और है। सर, वो वली बहुत सी उलझनों का शिकार था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लड़का जो वहाँ मर्डर के वक्त था, उसका कहना है कि उसने कत्ल का साइड व्यू देखा है। लेकिन सर, हमें उस पर यकीन नहीं। अगर उसने देखा होता तो वो साइको उसे छोड़ता नहीं। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? आकाशा ने वली से पूछा था। साइको? यस। इसके मारने का तरीका क्या है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सबके कत्ल के वक्त मुश्तरका हो? सर, हमें एक बार उस लड़के से मिल लेना चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ बुला लो। लेकिन वली ध्यान से। ओके सर। वो बहुत कुछ सोच रहा था। गुत्थियाँ अभी सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। ठीक आधे घंटे बाद। क्या नाम बताया तुमने? इब्राहिम। तो तुम रात के उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? आकाशा ने सर्द लहजे में पूछा था। सर, हम गरीब लोग हैं। जहाँ कत्ल हुआ था ठीक उसके 3 किलोमीटर पीछे मेरा एक छोटा सा घर है, और इस जगह की थोड़ी आगे एक आइसक्रीम की दुकान है। मैं बस अपने बहन भाइयों के लिए आइसक्रीम लेने निकला था। जब वापस आ रहा था तब किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से दीवार की ओट में छुप गया था, और एक शख्स जिसके बालों में पौनी थी, चेहरे पर थोड़े थोड़े खौफ के आसार मौजूद थे, और हाथ में एक ब्रेसलेट भी देखा था। मैं तब तक खड़ा रहा जब तक वो चला नहीं गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। अगर तुम ठीक कह रहे हो तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? लड़के के चेहरे पर एक साया आके गुजरा था। वो बौखला के बोला। सर जी, ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। जैसे ही वो वहाँ से गया, आकाशा बोला था, सबसे पहले हमें मीटिंग की जगह बदलनी होगी। लेकिन सर क्यों? वली ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है, ये लड़का सच और झूठ क्या बोल रहा था? मुझे तो सच लग रहा है। वली ने अपना अंदाज़ा बताया। हाँ, ये सच बोल रहा है वली, लेकिन ये लड़का उस दरिंदे का ही एक नौकर है। हाँ, वो सच बोल के गया है, लेकिन उसमें उस कातिल की साजिश है। क्योंकि ये लड़का अगर आम सा बंदा होता तब तक मारा जा चुका होता, लेकिन ये जिंदा है, और सबसे बड़ी बात, वो हम तक पहुंच भी गया है। आकाशा की बात में दम तो था। जो उस लाश को भी देख ले वो जिंदा नहीं बचता, और ये लड़का जो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, वो इस कातिल को साइड से देख भी चुका और हमें बता भी चुका है।
आपके बोलने वाला वली था। एग्जैक्टली इससे पहले यहाँ हमला हो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सब कुछ समेट के कहीं और शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन उस कातिल की नज़रों में अब भी वो उनकी खुफिया मीटिंग का कमरा था। एक चाल उसने चली थी, अब एक चाल हम चलेंगे। जो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। काफ़ी में अभी भाप निकल रही थी। पीने वाला काफ़ी बेजार सा मालूम होता था। आंखों में उदासी थी, जैसे वो काम मजबूरी में कर रहा हो। सामने बहुत सी तस्वीर लगी थी जो अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स की थी, जिसमें पाशा मलिक भी शामिल था। उफ, ये मोहब्बत क्या क्या करवाती है। एक ठंडी आ पड़ी थी। अगर मुझे आपसे मोहब्बत ना होती मैं इन सब क्रिमिनल से कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर मुझे अपने इश्क के इस इश्क से भी इश्क ना होता तो मैं ये कभी ना करता। अगर ये मोहब्बत थी तो कमाल थी, अगर ये इश्क था तो बेमिसाल था। हुनैन पौधों को पानी दे रही थी जब डोरबेल बजी थी। एक डिलीवरी बॉय ने सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया और चला गया। उसे लेकर हुनैन कमरे में आ गई। इस मामले को तो वो भूल ही गई थी। फूल में कार्ड तो था, लेकिन वही एक लफ्ज़ उस पर दर्ज था, सुकून। कौन था आखिर जो इसे इस तरह से फूल बेच रहा था? सबसे पहले ख्याल पाशा का आना था, लेकिन ये फूल तो उसे वहां जाने से पहले मिले थे। तो फिर कौन हो सकता था ये? वो आकाशा को बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो ये आकाशा से छुपा भी नहीं सकती थी। वो उसे बताएगी, लेकिन सही वक्त आने के इंतज़ार में थी। और वो नहीं जानती थी कि वो सही वक्त करीब था या शायद बहुत दूर। बाबा, कल अवार्ड मिलना है और आपको मेरे साथ जाना है। ठीक है आकाशा, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ये केस जीत के बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है। वारिस साहब बहुत मान से बेटे को कह रहे थे। सब खुश थे आकाशा के लिए, सवाए पाशा मलिक के। दोनों जीनों पर बैठे थे जब हनी ने कहा था, काशी, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत तरक्की करो। मैं जानता हूँ तुम मेरे कज़न हो, मेरे दोस्त हो, मेरे हमराज और मेरे वेल विशर भी हो। मैं ये भी जानता हूँ। अगर तुम्हें सब पता है तो मैं जा रही हूँ। ओके, फिर जाओ। मैं सच में जा रही हूँ। ओके ओके, जाओ जाओ। मैं नहीं जा रही, कर लो जो करना है। मैं ये भी जानता हूँ। काशी, दफ़ा हो जाओ। अच्छा अच्छा, अब बताओ, ट्रीट लेनी है मुझसे? हाँ बिल्कुल। कहाँ जाना है? तो मेरी पसंद जानते हो। अच्छा ठीक है, फिर कल तैयार रहना। ओके, मैं चलूँ फिर? हनी, कुछ देर बैठ जा। क्यों? ऐसे ही। वो इंतज़ार में थी, शायद उकाशा कुछ कहे, लेकिन वो कुछ ना बोला। अच्छा अच्छा, मुंह ना बनाओ, जाना है तो जाओ। पूरी रात सुबह के इंतज़ार में कट गई। वो शॉपिंग मॉल गया और वहाँ से सीधा होटल, जहाँ डेकोरेशन का काम जारी था, जहाँ वो सिर्फ अपने और हुनैन के लिए पूरा होटल बुक करवा चुका था। रात 9:30 बजे, ग्रेस रेस्टोरेंट। आ भी जाओ हनी। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ ठहर रहा था। वो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस था, जबकि हुनैन सफ़ेद फ्राक जो पैरों को छूती थी, बहुत खूबसूरत थी। बालों को खुला छोड़ दिया गया था, जो आबशार की तरह कमर पर खुले थे। हल्के से मेकअप पर वो वाकई आसमान की परी लग रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैम आपका नाम? इन्हें जाने दो, किसी की आवाज़ ने हुनैन को बोलने से रोका था। लेकिन अंदर एक कपल की ही एंट्री है, और वो कपल यही है। क्या आप हुनैन हैं? जी। सॉरी मैम, आए आप। वेटर ये कहकर हुनैन के साथ अंदर चला गया। पीछे से आंखों वाला मर्द बेबसी से मुस्कुरा कर रह गया। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ एक खूबसूरत सी पायल इस स्याह हसीन आंखों की जीरत बनी हुई थी। उसने बेबस होकर पायल उठाई और एक दिल वाला मोती निकालकर अपने दिल के मकाम वाली जेब में रखा और बाकी पायल दूसरी जेब में डाल दी। वो जानता था आज क्या होने वाला है। वो जानता था अंदर क्या हो रहा है। कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है जो अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम करने की तैयारी अपने हाथों से करे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी मोहब्बत है, क्योंकि वो उसकी खुशी से जुड़ा है। क्या रेशम के धागों को उलझा हुआ देखा है? उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, रेशम के धागों से उलझी हुई, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता था, अलबत्ता काटा ज़रूर जा सकता था। और फिर कुछ कहानियाँ तो नामुकम्मल रह जाती हैं, और इनका अधूरापन ही तो 5 दफ़ा मुकम्मल होता है। हुनैन, तुम जा सकते हो, आकाशा ने वेटर से कहा था। ओके सर। क्या बात है काशी, ये मेरे लिए है? नहीं, पड़ोसियों के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अलावा कोई है क्या? आ जाओ, खाना खाते हैं। खाने के दौरान वो यहाँ वहाँ की बातें करता रहा, खुद को पुरसकून करता रहा, और हुनैन सिर्फ उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। खाना खाया गया, और उधर वो स्याह आंखों वाला मर्द उदास और बेबसी के आलम में आसमान को देख रहा था। हुनैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कन्फ्यूज़ हुई।
हुनैन, मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपना अक्स देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा आईना बनोगी? वो अंगूठी पकड़े घुटनों के बल बैठ गया था। वो ट्रांस की कैफियत में खड़ी थी। वो रश्क कर रही थी, खुद पर, किस्मत पर। सामने बैठा खूबसूरत और शानदार मर्द अब सिर्फ इसका था। एक तबस्सुम सा उसके चेहरे पर आकर ठहर गया। हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारी आईना। हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारी परछाई। हाँ ओकाशा, हाँ। मैं हुनैन नज़र से हुनैन ओकाशा मलिक बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ काशी, हाँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। तुम वो वाहिद मर्द हो जिसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, सांस भी नहीं दे सकती। से आंखों वाले मर्द को सांस देने में दुश्वारी हुई। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर हो। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा मान हो, मेरी इज्जत हो। मुख्तसर ये कि तुम मेरा इश्क हो। ओकाशा मलिक, सुना तुमने? तुम मेरा इश्क हो। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सुन रहा था। हमेशा बोलने वालों को आज सामने बनना बहुत अच्छा लग रहा था। से आंखों वाले मर्द के दिल के मकाम पर हाथ रखकर नीचे बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था। मैं जानता हूँ हनी, तुम मेरी, बल्कि मैं सब जानता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुशी इस कदर बढ़ गई थी कि मोहब्बत करने वालों के पास अल्फाज की कमी थी। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो। तुम मेरी रानी हो, तुम मेरा मान हो, मेरा फ़ख्र हो। मुख्तसर ये कि तुम मेरी कुल कायनात हो। तकलीफ हद से सवा होने लगी, और जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और तकलीफ हद से बढ़ जाए तो दिल को चाहिए कि फट जाए या ख़त्म हो जाए। वो काशा ने फ़ख्र से अंगूठी उसके हाथ की जीनत बनाई थी। वो अंगूठी को देख रही थी। बहुत खूबसूरत है, तुमसे कम। से आंखों वाले ने अब बेदर्दी से आंखें रगड़ी। बस अब मजबूती का वक्त था। आज से, बल्कि अभी से, हुनैन मलिक और काशा मलिक की हुई। वो अब खड़ा था, बिल्कुल चट्टान की तरह। अपने सारे ख्वाब अब मैं स्पुर्द खाक करता हूँ। 10:30 बजे, ठीक 1 घंटे बाद, वो हाथ पकड़े जब बाहर निकलने ही वाले थे कि गोलियों की आवाज़ आई। हुनैन ने सहम कर उकाशा की तरफ देखा जो खुद बौखला गया था। एक वेटर भागता हुआ अंदर आया। सर, सर, क्या हुआ है? कुछ गुंडे बंदूकों समेत अंदर दाखिल हुए। इतने में एक गोली उड़ती हुई आई और वेटर को जख्मी कर गई। उकाशा हुनैन को लेकर काफी बौखलाया हुआ था, तो उसने खुद पर काबू पाया। हुनैन, तुम अंदर जाओ और वहां से बाथरूम की तरफ एक बैक डोर खुलता है। जाओ, वहां से जाओ। लेकिन काशी, में तुम्हें छोड़कर कैसे? वो सब भूल गई थी क्या हो रहा था। वो रोते हुए बोली थी। मैं कैसे? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कहा जाओ। वो चीखा था। जाओ हुनैन, जाओ, जस्ट गो, रन। जाओ हुनैन। काशी, वो चीखी थी। हुनैन, जाओ। एकदम उसने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा था। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आऊँगा वापस, मैं वादा करता हूँ। और यूं फिर एक वादे का आगाज हुआ। गोलियों की आवाज़ करीब आ रही थी। अचानक क़यामत जैसा मंजर हो गया था। ओकाशा मलिक, पकड़ो उसे, एक गुंडे ने दूसरे को कहा था। वो ओकाशा की तरफ बढ़ा, लेकिन ओकाशा ने अभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। उसने एक हाथ मरोड़ा और फिर दूसरा, और फिर रस्सी से बांध दिया गया। वो अभी कुछ नहीं कर रहा था। अगर वो चाहता तो इस वक्त खुद को बचा के उन्हें मात दे सकता था। इतनी ताकत तो वो रखता था। कौन हो तुम? आकाशा ने बेखौफ होकर पूछा था। अगर आंखों में खौफ देखने का शौक था तो ऐसा नहीं था। सामने भी ओकाशा मलिक खड़ा था, एक काबिल ऑफिसर। ओकाशा की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो मजबूती से धाड़ रहा था। तेरी बुलबुल कहाँ है? एक ने मजे से मुलबूस होकर खबासत से कहा। अगर तूने अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओकाशा मलिक से ये अल्फाज बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल था। खैर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम तुझे मारने आए। एक गोली जो ओकाशा की तरफ निकलने वाली थी, किसी ने उसके हाथ पर चाकू मारा, जिससे निशाना चूक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्याह आंखों वाला मर्द खड़ा था। उसके बाकी गुंडों को लाइक सारे मुरवली ने पकड़ रखा था। ओकाशा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। प्लान सक्सेसफुल। बोलने वाला वो स्याह आंखों वाला मर्द था, जो कि सिर्फ एक बड़बड़ाहट थी। उन्होंने सबको पकड़ लिया था। ओकाशा ने स्याह आंखों वाले मर्द को देखा था। वो खामोशी से उन सबको टॉर्चर रूम में लाए थे। हाँ, तो शुरू करते हैं। बताओ किसने भेजा? ओकाशा ने पूछा था। नहीं बताऊंगा। एक जनाटेदार थप्पड़ उसका मुंह रंग का उड़ा दिया। बताओ कौन है वो? उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। एक थप्पड़ और उसके मुंह की जिन्नत बना था। क्या हुआ? उसे डर लगता है? तुम जैसे 10 लोगों को एक साथ मारने की ताकत रखता है। उस गुंडे ने एक तरफ थूका था। वो रस्सी से बंधा था। तो तू नहीं बताएगा? ओकाशा ने बस हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखा था। कभी नहीं। ठीक है, फिर वाले इसके नाखून उखाड़ दो, और जब तक भूखा रखो तब तक ये मुंह नहीं खोल दे। मैं भी अभी आ रहा हूँ। से आंखों वाला मर्द तो वहाँ आया ही नहीं था। ओके सर,
वो हुनैन को अब उसमें घसीटना नहीं चाहता था। इन सब में हुनैन को नहीं आना चाहिए था। वो बुड़बुड़ा कर रह गया, लेकिन जो हुआ था। खैर, हुनैन बैठ जाओ, तुम्हारे चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। बोलने वाला हाशिम था। हाशिम, तुम्हें नहीं पता, गोलियां भी चल रही थी। एक लम्हे का भी उसे सुकून का सांस नहीं था। और होता भी कैसे? वो जिसको अब बेतहाशा चाहते उसे मुसीबत में कैसे देख सकते हैं? कैसे? लेकिन आप ही बाबा गए हैं, अभी कुछ पता चल जाएगा। 1.5 घंटा गुजर चुका था जब से वो आई थी। बुखला बुखला सी फिर रही थी। लो आ गया ओकाशा। लम्हे के 12वें हिस्से में हुनैन ने नजर उठा के देखा था। ओकाशा बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ मामा। ओकाशा भाई, क्या हुआ था? एकदम सवालों की बौछार शुरू हो गई थी। तानिया, हाशिम, मामा और ताई, सब सुन लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस छोड़ दे, पुलिस पकड़ के लेके जा चुकी है। बस इतनी सी बात के लिए परेशान होना अब सूट नहीं करता। अच्छा मामा, ये बताइए बाबा किधर है? तुम्हारा ही पता करने गए, आते ही होंगे। अच्छा। हुनैन यकतुक ओकाशा को देख रही थी और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। हाशिम और तानिया ने ओकाशा को पकड़ लिया था। बातों का कुछ कुछ इल्म तो उनको भी था। ओकाशा भाई, क्या बात है? और आप ही इतना तैयार भी हो? खैरियत? ओकाशा ने एक नज़र हुनैन की बहन कम जासूसनी को देखा था और फिर एक नज़र अपने भाई को जो उसे ही देख रहा था। कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहन और तुम्हारी भाभी को प्रपोज करके आया। ऐसा सीधा सा प्रपोजल भी ओकाशा ही दे सकता था। बात सीधी सी थी, लेकिन धमाके वाली थी। दोनों बैकवक्त चीखे। क्या? भाई, ये क्या? व्हाट? आपने प्रपोज तक कर दिया हुनैन भाभी को, और हमें बताया तक नहीं? बता चुका हूँ। वैसे मैं और तानिया तो बहुत खुश हैं। क्यों तानिया? बिल्कुल मेरे जीजा जी। अब मुझे इजाज़त दो, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन को मनाना है। इजाज़त है, इजाज़त है। दोनों ने बेवक्त हाथ खड़े किए। वो हंसता हुआ सीधा ऊपर कमरे में आया था। हुनैन, हुनैन। दोबारा दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। हुनैन, अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी ना, और फिर इज्जतों के मामले में हल्की सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। कमरे में दाखिल होते ही वो अपने मोबाइल की सिम चेंज करके कॉन्फ्रेंस कॉल कर चुका था। सारम, लेखवली और आकाशा सब कॉल पर मौजूद थे। हाँ सारम, बोलो। क्या कुछ बोला वो? नहीं सर, बहुत ही ढीठ है। सारम ने टेढ़ा सा मुंह बनाया था। आखिर बंदा किसका है? तो फिर मुंह खुलवाओ जल्दी सारम। और एक बात, वो आदमी कौन था जिसने चाकू मारा था? पता नहीं सर। मालूम किया था तो पता चला वो होटल का मैनेजर था, और कुछ नहीं। ठीक है फिर, हमें हुनैन को वहाँ से जल्दी निकलना था। तुम्हारी कोताहियों की वजह से हुनैन डर गई। सॉरी सर। क्या सॉरी? सिर्फ एक बटन दबाना था उसकी मौजूदगी में, ताकि हुनैन को ये सब पता ना लगे। खैर आइंदा। बोले, तुम बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, जहाँ जहाँ कत्ल हुए वहाँ वहाँ एक वॉश बेसिन पाया गया, और कैसा ऐसा किसी हद तक मुमकिन है कि वो बंदा साइको हो, थोड़ा सा जहनी मरीज। एक हाथ पर टैटू देखा गया और जंजीर की तरह का एक ब्रेसलेट, और हर उस जगह जहाँ जहाँ कत्ल हुए वहाँ वहाँ सिर्फ एक तहरीर थी। और पता है कि वो तहरीर क्या थी? मौत का इश्क, जिंदगी। ठीक है, क्या वो टैटू का डिज़ाइन तो मुझे दिखा सकते हो? जी सर, मैं सेंड करता हूँ। ओके। और लाइक, तुम बताओ। सर, उसने जिसको मारा वो लोग आम नहीं थे, वो भी क्रिमिनल्स थे। वो वाले थे जो सब पैसों के लिए नहीं करता। उसे देखकर लगता है कि वो इंसान ही नहीं, या इंसानियत बाकी नहीं। एक कातिल दूसरे कातिल को मारता है और फिर तीसरे को। मुझे लगता है उसके वहशी बनाने के पीछे एक कहानी है। ठीक है, तुम लोग कोशिशें करो, उनके मुंह से कुछ निकलवाओ। ओके सर। सर, एक बात और। सर, जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वो लोग आपको मारने आए हैं, लेकिन आप नहीं, हम मंजर आम पर भी नहीं। उसका टारगेट हम 3 होने चाहिए था, ना कि आप। मैं भी यही सोच रहा था। हकीकत जो भी है बहुत जल्द सामने आएगी। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। मैं अंदर नहीं आऊँगी। वो हैरान हुआ। क्यों? क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं पुशअप्स करता हूँ। ज़रूरत नहीं। अच्छा, कान पकड़ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर क्या करूँ? ये कॉफ़ी पियो और सो जाओ। वो कई लम्हे उसे देखती रही। वो इसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और रहना तो बहुत दूर की बात थी। काशी, मैं बहुत डर गई थी। वह खामोशी के बाद बोली थी। गीले बालों का जूड़ा, हल्के से आसमानी रंग की शॉर्ट फ्रॉक, हमरंग खुला ट्राउज़र और साथ सफ़ेद दुपट्टा, हल्का हल्का सा गुलाबी रंग, शहद आंखें और सुर्ख नाक।
वो कुछ वक्त के लिए नजरें न हटा सका। वो इस वक्त इस लम्हे को कैद में गिरफ्तार था। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे आने का वादा किया था, और तुम जानती हो आकाशा मलिक वादा खिलाफी नहीं करता। अच्छा, अब रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, और सो जाओ। आकाशा ने वक्त देखकर कहा था। तुम अपना ख्याल रखना, और तुम भी सो जाना काशी, तुम मेरे लिए बहुत ही अहम हो। ओके, गुड नाइट। हुनैन कमरे में आई तो नजरें अंगूठी पर गईं, और कई लम्हे उसके नजर हो गए। होंठों पर एक अलग सा ही तबस्सुम आके ठहर गया। शुक्रिया काशी, ये कहकर वो सोने के लिए लेट गई, लेकिन आकाशा जाग रहा था। बहुत कुछ करना बाकी था। कल का दिन उसके लिए बहुत अहम होने वाला था। बहुत से राजों का इंकशाफ होने वाला था, और बहुत सी चीज़ों पर पर्दा डलने वाला था, और बहुत कुछ तबाह होना था, और बहुत कुछ बच जाना बाकी था। किसी का इख्तिताम होना था, तो किसी का आगाज़ बाकी था, और यूं जिंदगी का बदल जाना भी। एक इरादा था, एक अंजाम था।